हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन स्पेंडिंग। ओके, कि उपभोग खर्च को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ा है, एपीसी देखी हमने, एमपीसी देखी, फिर हमने शॉर्ट और लॉन्ग कंजम्पशन फंक्शन जो होता है, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड कंजम्पशन फंक्शन जो होता है वो किस तरीके से क्रिएट होता है ये देखा था। आज हम बात कर रहे हैं कि उपभोग खर्च जो होता है उसको प्रभावित करने वाले, उसको इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हमने वर्तमान उपभोग जो होता है उस पर जो वर्तमान आमदनी है उसका प्रभाव देखा है ना, कि प्रेजेंट में जो भी इनकम होती है हमारी, एट प्रेजेंट जो इनकम है और जो हमारी आमदनी है ना, इनकम है, आमदनी है, उस पे हम कितना चीज़ें कंज्यूम करते हैं ये हमने देखा था। अब हम देखते हैं कि कीन्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है ना, वो किस पे, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जो होती है उस पर डिपेंड करता है। निरपेक्ष आय परिकल्पना जो होती है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। लेकिन क्या होता है कि उपभोग में वर्तमान आमदनी जो होती है ना, प्रेजेंट जो हमारी इनकम होती है, उसके अलावा भी कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट लाते हैं उनमें, है ना, उनको प्रभावित करते हैं। तो ये हम इनको दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक हम कह सकते हैं इनको सब्जेक्टिव और दूसरा हम कह सकते हैं इनको ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ये जो सब्जेक्टिव होते हैं, व्यक्तिपरक जो तत्व होते हैं, है ना, उनके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। तो उनमें हम देखते हैं कि उनका रिलेशन उपभोक्ताओं की जो टेंडेंसी होती है ना उससे होता है, कि बिहेवियर जो होता है हमारे एक्चुअल जो इकोनॉमिक्स हम किस हिसाब से देख रहे हैं। यहाँ पे इकोनॉमी में हम जो हमारा एक्चुअल बिहेवियर होता है, हम जो कंज्यूम करते हैं, हमारी जो डेली हैबिट्स है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कुछ जो कंज्यूमर्स होते हैं वो स्वभाव से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले होते हैं, है ना, शौकीन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं, मतलब किफ़ायती या मितव्ययी उन्हें कहें तो वो होते हैं वो। और ये क्या है, सेविंग्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। ऑब्वियस है कि खर्चा नहीं करेंगे तो वो सेविंग्स करेंगे, और ये उनका बिहेवियर होता है ना। तो मनोवैज्ञानिक जो दशाएं होती है उनमें हम बहुत सारी बातें इंक्लूड करते हैं, जैसे कि सावधानी बरतने की उनकी प्रकृति होती है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोचते हैं, दूरदृष्टि वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा हिसाब किताब लगाते हैं, है ना, फिर कंजूस होते हैं या बहुत ओपन हैंडेड होते हैं। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो सब इसके अंदर, ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग इसके अंदर आते हैं। तो इस तरीके से हम जो उद्यमी है या इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, बिजनेसमैन है, उनकी भी अपनी जो मनोदशा होती है उसके कारण वो या तो सेविंग करते हैं या फिर वो खर्चा करते हैं। तो इनके ये जो डिसीजंस होते हैं उनका मजदूरी और लाभांश के भुगतानों पे बहुत प्रभाव पड़ता है ना, बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये जो निवेश है और इन्वेस्टमेंट जो होता है, निवेश के निर्णय जो होते हैं वो भी व्यवसायों की प्रकृति जो होती है, उसका नेचर जो होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं उनका जो नेचर होता है उस पर डिपेंड करता है ना। तो ये जो व्यक्तिपरक तत्व हैं उनके अलावा भी उपभोग खर्च पे कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है, और उन्हीं को आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस की, कि वेल्थ कहें या इनकम कहें तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, मीन्स आमदनी और धन का वितरण जो होता है वो किस तरीके से होता है। तो हम ये देखते हैं कि जनरली आमदनी और जो धन का वितरण है वो बहुत अधिक समान होने की स्थिति में क्या होता है, बहुत इक्वल होने की स्थिति में क्या होता है, जो एट प्रेजेंट कंजम्पशन होता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, उसमें ग्रोथ होती है और वो सिचुएशन क्रिएट करती है। तो इसका मेन रीज़न ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा धनी लोग होते हैं तो उनमें उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जो होती है, जो एमपीसी होती है, वो बहुत डाउन होती है, और जो गरीब लोग होते हैं उनमें ये कंपैरेटिवली बहुत हाई होती है। तो और इसलिए ही क्या होता है कि जब आमदनी होती है या जो मनी है उसका ट्रांसफ़र होता है तो धनी वर्ग जो होता है वो निर्धन वर्ग की ओर होता है। ठीक है, और
तब क्या होता है कि ये जो हमारी एमपीसी होती है वो देश के अंदर बहुत बढ़ती है, और उससे क्या होता है कि कंजम्पशन भी उसमें इंक्रीज होता है। इसलिए क्या होता है कि जब किसी देश में प्रगतिशील आय प्रणाली हो, या सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हो, या न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था हो, है ना, ये अपनाई जाती है, और ये आमदनी का हस्तांतरण जो है वो संपन्न वर्ग से, मीन्स जो है ये रिच पर्सन्स जो होते हैं उनसे कंपैरेटिवली कम संपन्न लोग जो होते हैं या गरीब लोग जो होते हैं उनकी ओर होता है। अब इससे क्या होता है कि समाज में उपभोग के बढ़ने की दशा हो जाती है। लेकिन इकोनॉमिक्स जो है उसके अंदर क्या होता है कि इस संबंध में क्या होता है, अंतिम निर्णय पे पहुंचने के लिए एक देश की जो वास्तविक स्थिति या गहराई से अगर हम उसका बहुत डीप उसकी स्टडी हमको करनी चाहिए, तब हम उस लास्ट कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। वैसे तो क्या है कि आमतौर पे ये कहना बहुत करेक्ट होगा कि आमदनी या धन के वितरण में समानता लाने से जो राष्ट्रीय उपभोग होता है, जो नेशनल कंजम्पशन होता है, उसमें भी वृद्धि होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट होती है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उस पे क्या ये जो तत्व है ये किस तरीके से प्रभाव लाता है या चेंजेस लाता है। तो ये जो ब्याज की दर है तो उसको हम देखते हैं, तो उसमें हम ये पाते हैं कि क्लासिकल विचारधारा जो थी, है ना, क्लासिकल थिंकिंग जो थी, उसमें ब्याज की दर का बचत पे प्रभाव देखने को मिलता है हमको। तो ब्याज की ये जो दर है उसके बढ़ने से क्या होता है, बचतें बढ़ती है, और उसके रिजल्ट के रूप में हम ये देखते हैं कि कंजम्पशन जो है उसमें गिरावट आती है। तो इसके ऑपोजिट हम ये देखते हैं कि ब्याज की दर के घटने से क्या होता है, बचत की मात्रा घटती है और उपभोग के बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। मीन्स कंजम्पशन जो है उसकी टेंडेंसी इंक्रीजिंग फॉर्म वाली होती है। तो इस तरीके से क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ब्याज की दर में कमी से उपभोग में वृद्धि की संभावना एक्सप्रेस की थी। लेकिन कीन्स ने क्या किया, ब्याज की दर के परिवर्तनों को उपभोग या बचत पर प्रभाव की दृष्टि से बिल्कुल निरर्थक माना, बिल्कुल नेगलेक्ट किया। फिर भी क्या हुआ कि जनरल जब हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ब्याज की दर के बढ़ने से क्या होता है, ये जो क्रेडिटर होते हैं उनकी इनकम बढ़ती है, जिससे उसका उपभोग अधिक हो सकता है। लेकिन साथ में ही क्या होता है, जो डेप्टर होते हैं उनकी खर्च के लायक आमदनी घटने लगती है, क्योंकि उसे अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है, और जिससे उसका कंजम्पशन जो है वो घटता जाता है। इसलिए ब्याज की दर के बढ़ने का ऋणदाता और ऋणी पे क्या होता है, अलग अलग इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसे कम ब्याज देना पड़ता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो ऋणदाता होते हैं उनका उपभोग कम और ऋणी का उपभोग बहुत अधिक हो जाता है। तो हमारा जो आधुनिक युग है उसमें ब्याज की दर के परिवर्तनों का उपभोग पे जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत इस तरीके से एक्सेप्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आजकल क्या होता है कि कम ब्याज की दर पे क्या होता है, ब्याज में उपभोग की जो वस्तुएं होती है, जो कमोडिटीज़ होती है, मीन्स जो रिलायबल कमोडिटीज़ है, टिकाऊ वस्तुएं जिनको कहते हैं, उनकी वो उपलब्ध हो जाती है, वो हमको अवेलेबल हो जाती है, और जिनको क्या है, कंज्यूमर खरीदने को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और उसके रिजल्ट के रूप में हम क्या देखते हैं कि कंजम्पशन जो होता है उसमें वृद्धि होती है, और ऐसी कंडीशन सामने आती रहती है। ओके, देन फिर हम बात करते हैं किसकी, लिक्विड एसेट्स और वेल्थ की, कि तरल परिसंपत्तियों की जो मात्रा है वो क्या इफेक्ट लाती है। तो हम ये देखते हैं कि कुल परिसंपत्तियों में क्या होता है, तरल परिसंपत्तियों की मात्रा जितनी ज़्यादा अधिक होती है, जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, उपभोग व्यय को बढ़ाने की जो संभावना होती है, पॉसिबिलिटीज़ होती है, वो भी उतनी ही ज़्यादा मानी जाएगी। अब ये जो तरल परिसंपत्तियाँ होती है उनमें हम क्या करते हैं, नकद राशि हो या बैंक में जमा राशियाँ और सरकारी बॉन्ड जो होते हैं उनको ले सकते हैं, है ना। और इनमें सरकारी बॉन्ड या सरकारी जो प्रतिभूतियाँ होती हैं उनको बाजार में हम क्या करते हैं, आसानी से बेच के उनको करेंसी में चेंज हम कर सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, चेंज जब हम कर सकते हैं और उससे क्या करते हैं, हम उपभोग भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम बिल्डिंग्स की बात करें, कोई भवन या गोदाम, ऐसी जो परिसंपत्तियां होती है वो इतनी लिक्विड फॉर्म में नहीं मानी जाती हैं। हालांकि आजकल क्या है कि दलाल जो होते हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं, इस लिक्विडिटी
इनकी लिक्विडिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम अगर सोना चांदी और उन आभूषणों की बात करें तो उनका भी अपना एक मार्केट है, ये आप जानते ही हैं। और फिर भी परिसंपत्ति के कुछ दूसरे जो रूप होते हैं उनमें ज़्यादा तरल किस्म के ये होते हैं। इसलिए उपभोक्ता जो होते हैं, कंज्यूमर्स जो होते हैं, उनके पास तरल परिसंपत्तियों की मात्रा का उनके उपभोग व्यय पे क्या होता है, काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और फिर क्या होता है कि जब कम आय वाले लोगों के पास इस तरीके की तरल परिसंपत्तियाँ होती है, लिक्विड ये इस तरीके से एसेट्स होते हैं, तो उनकी एमपीसी क्या होएगी, अधिक होने के कारण क्या होता है, उनका उपभोग भी बढ़ता जाता है। ओके, देन अब हम बात करते हैं कि ये जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम्स जो होती है वो कैसी होती है ना। तो इसमें हम बात करते हैं कि आमदनी और कीमतों के संबंध में भावी संभावनाओं या प्रत्याशाओं का क्या होता है, वर्तमान उपभोग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्या होगा कि उपभोक्ता ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होएगा, इनकम बढ़ेगी, तो वे अपना उपभोग बढ़ाने में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। इसके ऑपोजिट क्या होता है कि भविष्य में आमदनी के घटने की संभावना होती है, तो वो क्या करते हैं, प्रेजेंट पे अपना उपभोग सीमित रखेंगे। इसी तरीके से प्राइस के रिलेशन में अगर हम बात करें तो कीमतों के संबंध में भी भावी संभावनाओं का क्या होता है, वर्तमान उपभोग पे असर पड़ता है। अब जब उपभोक्ता को भविष्य में कीमतें बढ़ने की संभावना लगती है ना, उनमें ये जो रिलायबल जितनी भी चीज़ें आती है वो सब होती है। हम कार की बात करें, हम टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, इन चीज़ों की बात करें तो वर्तमान में वो अपना उपभोग बढ़ा लेंगे और फ्यूचर में क्या है, कीमतों के घटने की आशा होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, तो वे वर्तमान में उपभोग को क्या करेंगे, कम रखेंगे, ताकि भविष्य में जब कीमत कम होगी तब उन प्रॉफिट उठा के उनका कंजम्पशन करेंगे, उन चीज़ों को खरीदेंगे। तो इस तरीके से प्रेजेंट में जो कंजम्पशन होता है उस पर जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी भावी आमदनी या फ्यूचर की आमदनी या फ्यूचर की कीमत जो होती है उनकी एक्सपेक्टेशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ना। तो उपभोक्ताओं में क्या है, वेट एंड वॉच वाली प्रवृत्ति जो होती है वो स्वाभाविक होती है और उनके उपभोग को वो लगातार कंटिन्यूस मीन्स क्या करती है, प्रभावित करती रहती है। तो ये जो तत्व होते हैं ये बहुत कुछ व्यक्तिपरक तत्व के इक्वल होते हैं, मीन सब्जेक्टिव के इक्वल होते हैं। ओके, देन फिर हम बात करते हैं कि सेल्स इफेक्ट की। ठीक है, अब ये जो सेल्स इफेक्ट की बात आती है तो इसके अंदर क्या होता है कि कंपनियां अपने वित्तीय नीतियों में परिवर्तन करके उपभोग को प्रभावित करती है और शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभांश वितरित करती है और उनकी आमदनी भी बढ़ती है। वे बहुत ज़्यादा खर्च करने की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन लाभांश क्या होता है, कम वितरित करने और मुनाफों को ज़्यादा मात्रा में कंपनियों द्वारा अपने पास रोके रखने की नीति के फलस्वरूप क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो उपभोग को बढ़ाने में उनको कठिनाइयाँ होती है। ओके, देन फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल गेन्स की। ठीक है, कि पूंजी जो परिसंपत्तियाँ होती है ना, उपभोक्ताओं के पास जो कुल धन या परिसंपत्ति होती है वो कितनी मात्रा में होती है और उसको किस तरीके से प्राप्त करते हैं। तो वर्तमान उपभोग पे क्या होता है, उपभोक्ताओं के पास पाए जाने वाली जो कुल धन की मात्रा होती है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। धन के जो मनी होती है उनमें शेयर, बॉन्ड, ये जो बिल्डिंग्स होती है, सोने चांदी आदि की जो मात्राएं होती है उनको इसके अंदर इंक्लूड हम लोग करते हैं। और इनके अधिक होने पे क्या होएगा, प्रेजेंट में जो कंजम्पशन होगा उसके बढ़ने की एक्सपेक्टेशन होगी और पूरी पॉसिबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ को हम बेच के जो हमें मनी मिलेगी उसका उपयोग हम उपभोग बढ़ाने में कर सकते हैं। इस बारे में प्रोफेसर पीगू ने वास्तविक मुद्रा बकाया राशियों को पारिवारिक धन का अंश माना था, मतलब रियल मनी बैलेंसेस को। जब कीमतें घटती है तो वास्तविक मुद्रा की बकाया राशियों में भी वृद्धि होती है, जिससे उपभोक्ता क्या है, बहुत ज़्यादा धनी होने लगते हैं और उपभोग पे बहुत ज़्यादा खर्चा भी करने लगते हैं। इस तरीके से जो शेयर की प्राइजेज़ हैं, जो ये लैंड वगैरह होती है उनकी प्राइजेज़ होती है, जो ज्वेलरी होती है उनकी प्राइजेज़ होती है, इन सब के बढ़ने से उपभोक्ताओं या उनके जो स्वामी होते हैं उनके पास क्या होता है, जो मालिक होते हैं उनके पास धन की मात्रा जो होती है वो बढ़ती जाती है, जिससे उपभोग व्यय में वृद्धि की दशा में क्या वृद्धि की दशा उत्पन्न होने लग जाती है। मीन्स
वो कंडीशन क्रिएट होने लग जाती है। लेकिन इसके ऑपोजिट क्या होता है, सामान्य कीमतों के बढ़ने से, जनरल प्राइस के बढ़ने से क्या होता है, शेयर, बॉन्ड और ये जो ज्वेलरी वगैरह होती है, इनकी कीमतें क्या होती है, घटने लगती है और इनके धारकों के पास धन की मात्रा क्या होती है, घट जाती है, जिससे उपभोग व्यय में कमी की दशा होने लगती है। तो इस तरीके से उपभोग पर धन की मात्रा का जो इफेक्ट होता है वो पड़ता है, मीन्स वेल्थ इफेक्ट पड़ता है। अगर हम बिहेवियरल फॉर्म में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जनरली ये देखा जाता है कि कुछ पर्सन जो होते हैं वो अपने धन संपत्ति के साधनों को बेच बेच के खाते रहते हैं, है ना। कोई लोग होते हैं ऐसी जो चीज़ें अपनी, उनके पास जो एसेट्स वगैरह होती है उनको बेचते रहते हैं और अपना काम चलाते रहते हैं। लास्ट में क्या होता है, उनके पास पूरी संपत्ति खत्म हो जाती है। ऑब्वियस ऐसा ही होगा। लेकिन जब उनके पास धन होता है तब उसके आधार पे, है ना, जब तक उनके पास है तब तक वो खर्चा करेंगे, उस बेस पे वो क्या करते हैं, कंजम्पशन करते रहते हैं। देन आफ्टर फिर हम बात करते हैं किसकी, कंज्यूमर क्रेडिट की। ठीक है, साख की जो उपलब्धता होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो होती है, उनकी बात हम करते हैं। तो उनके अंदर हम देखते हैं कि अन्य बातें जो होती है ना, उनको उनके समान रहने पे क्या होता है, देश और समाज में उधार की सुविधा पाए जाने की वजह से उनके बढ़ने पर उपभोग की जो वृद्धि होती है वो भी, उसमें भी संभावनाएं ऐसी हो जाती है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कार, स्कूटर, ये जो टिकाऊ वस्तुएं हैं उनको किस्तों में चुकाने की सुविधा बहुत उपलब्ध है हमारे यहाँ पे, है ना। उसके रिजल्ट के रूप में हम क्या देखते हैं कि हमारी कंट्री में जो प्राइवेट कंजम्पशन है उसको बढ़ाने में मदद मिलती है। और साख की सुविधा नहीं मिलने से क्या होता है, उपभोग व्यय पे क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है ना। तो विकसित देश जो है उनमें साख की सुविधा के बढ़ने के रीज़न से क्या होता है, राष्ट्रीय उपभोग को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और विकासशील देश जो होते हैं, है ना, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है, उनमें भी साख की सुविधा का विस्तार किया गया जाता है और उसको करके उपभोग को बढ़ाने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो साख पर प्रतिबंध होने से क्या होता है, उपभोग पे उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राजकोषीय नीति की, फिस्कल पॉलिसी की। तो सरकार कर नीति और व्यय नीति में परिवर्तन करके उपभोग को प्रभावित कर सकती है, उसको उस पर प्रभाव डाल सकती है। जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनमें कमी करके सरकार जो इंडिविजुअल एक्सपेंसेस होते हैं उनके लायक आमदनी जो होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होती है, उसको बढ़ा के उपभोग को बढ़ाने का रास्ता खोल देती है। अब अगर हम इनडायरेक्ट रूप में कहें या इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो जैसे उत्पाद शुल्क होता है, बिक्री कर होता है, उनमें कमी करके वस्तुओं की कीमतें जो होती है वो कम कर सकते हैं हम, जिससे क्या होता है, उपभोग बढ़ेगा। और इस तरीके से गवर्नमेंट क्या है, जो वेलफेयर वर्क होता है उन पे एक्सपेंस करके और उनको बढ़ा के और इनकम का जो वितरण होता है उसको बदल के उपभोग को बढ़ा सकती है। तो इस तरीके से जो बजट है उसके थ्रू हम आवश्यक उपाय करके सरकार जो निजी उपभोग करती है उसको बढ़ाया जा सकता है। और इसके ऑपोजिट करों में वृद्धि हम करें, करों को इंक्रीज करें, टैक्सेस इंक्रीज करके उपभोग को हम लिमिटेड कर सकते हैं। और भारत में अगर हम बात करें तो वस्तु और सेवा कर की दरें जो होती है उनमें कमी करके उपभोग को हम बढ़ा सकते हैं। फिर हम इसमें अदर फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हम लेते हैं कि ये जो कीमत नियंत्रण होता है और राशनिंग की जो व्यवस्था होती है उसके ज़रिए उपभोग को प्रभावित हम कर सकते हैं। इसके माध्यम से क्या होता है, उपभोग की वस्तुओं का वितरण जो होता है उसको सुधार सकते हैं हम, और कम आय वाले व्यक्ति जो होते हैं और उनके उपभोग में हम वृद्धि कर सकते हैं, उसको इंक्रीज हम कर सकते हैं। अब ये जो गवर्नमेंट जो लग्जरियस आइटम्स होते हैं, जो विलासिता की वस्तुएं होती है, उनके उत्पादन को सीमित करने की दिशा में बहुत कदम उठा सकती है, कुछ न कुछ प्रयास कर सकती है। और इसके साथ ही जो एसेंशियल गुड्स होते हैं, है ना, जो आवश्यक वस्तुएं होती है, उनके उत्पादन को, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने का भी वो प्रयास कर सकती है। और इससे भी जो राष्ट्रीय उपभोग होता है उसकी मात्रा में हम परिवर्तन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि उपभोग पे व्यापार चक्रों का जो प्रभाव पड़ता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। कि आमतौर पे आर्थिक मंदी का जो टाइम होता है उसमें उपभोग का स्तर क्या होता है, नीचा होता है, और आर्थिक उत्थान और तेजी के टाइम इसका स्तर, इसका जो लेवल होता है वो बहुत अप होता है। इस तरीके से उपभोग की मात्रा जो होती है या आर्थिक उतार चढ़ाव जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। उपभोग की मात्रा और आर्थिक उतार चढ़ाव से ये प्रभावित होती है।
तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती है उनमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के और जो मल्टीप्लेयर होता है, गुणक जो होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, आमदनी में वृद्धि करते हैं, इनकम इंक्रीज़ करते हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है, जो कंजम्पशन होता है उसमें भी वो भी इंक्रीज़ होता रहता है और वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ओके तो इस तरीके से ये जितने भी फैक्टर्स हमने देखे, चाहे इंटरेस्ट रेट की बात करें हम, चाहे लिक्विड एसेट्स की बात करें, चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट की बात करें हम, तो हम ये देखते हैं कि वर्तमान उपभोग और वर्तमान जो आमदनी है उसके अलावा क्या है, जितने भी अदर फैक्टर्स होते हैं उनमें कंटिन्यूस चेंजेस होते रहते हैं, और वो जो प्रभाव, ये जो फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उन पर प्रभाव होता है। इसलिए देश में क्या है, उपभोग को प्रभावित करने के लिए वर्तमान आमदनी के साथ साथ दूसरे जितने भी फैक्टर्स हैं उन पे भी हमको कंसंट्रेशन रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जैसे समाज में आमदनी और धन के वितरण की बात हो, है ना, लोगों के पास कितनी और किस तरीके की परिसंपत्ति है, ब्याज की दर कैसी है, साख की सुविधाएं कितनी हम डेवलप कर रहे हैं, सरकार की कर और खर्च की नीति कैसी है, देश में आर्थिक विकास की स्थिति कैसी है, ये सब जो बातें हैं एक्सेट्रास जो हैं, इनको हमको देखना चाहिए। सरकार अपनी जो नीतियां हैं उससे देश के प्रचलित उपभोग को प्रभावित कर सकती है ना, और उससे क्या होता है कि उपभोग और निवेश जो होते हैं, या उपभोग और निवेश राष्ट्रीय आय के दो अंग होते हैं, है ना। उपभोग और निवेश ही जो नेशनल इनकम है उसके दो एलिमेंट्स कहे जा सकते हैं। और इसलिए क्या होता है कि नेशनल इनकम का जो निर्धारण किया जाता है, जो नेशनल इनकम डिसाइड की जाती है, उनमें इनकी इम्पॉर्टेंट रोल होता है, किसका, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन का। तो ये दोनों जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके मेन आधार हैं, उनके मेन बेसिस है। और हम ये कह सकते हैं कि एक देश को आर्थिक विकास करने और उसके उतार चढ़ाव को सीमित करने के लिए उपभोग और निवेश पे अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, उसी पे अपना ध्यान लगाना चाहिए। एक उपभोग फलन जो होता है, कंजम्पशन फंक्शन जो होता है, वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाने का उसका मीनिंग क्या होता है कि वर्तमान आमदनी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसका उपभोग की मात्रा पे किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है, एमपीसी जो है, उसको ऊंचा करने के लिए आमदनी का वितरण जो होता है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वो इक्वल किया जाना चाहिए। मजदूरी और लोगों के वेतन हो या महंगाई भत्ते हो, बोनस हो, इन सब में टाइमली और अगर पॉसिबल हो तो वृद्धि करनी चाहिए। लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी दिया जाना चाहिए, और नागरिकों के लिए जो उधार है उसकी सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए। इसमें जो अर्बनाइजेशन है ना, मॉडर्नाइजेशन है, ये ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की बात हो, इन सब का यूज़ करके उपभोग में वृद्धि के प्रयास हमको करने चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि किस तरीके से उपभोग खर्च को प्रभावित करने वाले तत्व जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हमने इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो तरीके के फैक्टर्स देखे थे, और उनसे हमने ये देखा है कि किस तरीके से उपभोग खर्च को प्रभावित करने के लिए कुछ ऐसे तत्व होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, उपभोक्ताओं के पास परिसंपत्ति कितनी है, फिर लिक्विड एसेट्स की बात करी हमने, इंटरेस्ट रेट की बात करी, राजकोषीय नीति जो होती है उसमें परिवर्तन किस तरीके से होता है। तो इन सब को देख के हमने ये जाना है कि उपभोग की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, वेरिएशंस जो होता है, इकोनॉमिक वेरिएशन जो होता है उसको प्रभावित करती है। और हमको वर्तमान उपभोग, वर्तमान आमदनी के अलावा भी बहुत फैक्टर्स होते हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, और हमको ये देखना चाहिए कि जो नेशनल इनकम है उसके निर्धारण के लिए दो फैक्टर्स होते हैं, उपभोग और निवेश, उसी पे वो डिपेंड करता है। और उपभोग फलन जो होता है उसमें जो चेंजेस आते हैं वो किस वजह से आते हैं कि प्रेजेंट जो आमदनी है उसमें परिवर्तन का जो प्रभाव होगा वो उपभोग की मात्रा पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन जो है उसके जो फैक्टर्स है ना, उपभोग जो है उसके खर्च को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे का कंटेंट देखेंगे। ओके, थैंक यू।